Ifra, am I audible to you? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैलो-सेक्स लॉ किया था। अभी मैं इस पे एक रिएक्शन दूंगा और बताइएगा कितना उसमें वॉल्यूम होगा। अगर अपने को एक रिएक्शन दे दिया H2 + I2 जो कि दे रहा है हमें 2HI, और मैं अगर देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन होता है, तो इसका कितना वॉल्यूम देता है? 2 वॉल्यूम देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका 100 ml लूंगा तो I2 का कितना होगा? 100 ml होना चाहिए, और इसका कितना होना चाहिए? 200 ml। क्लियर है? यही तो था गैलो-सेक्स लॉ। यस सर। हाँ सर। चलिए, इसके बाद अपने पास जो लॉ आता है उसको कहते हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, ये जो एवोगैड्रो लॉ है इन सबको हम लोग क्लास 11th में ही 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट में। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इन देयर वॉल्यूम। मतलब इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इससे लिख दीजिए। ये लास्ट लॉ था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। सर रिटर्न। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए अपने पास एक ये आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले थ्योरी दिया था, और इन्होंने बोला था कि एटम इज दैट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिविजिबल, जो कि गलत हो गया था। बाद में पता चला था एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू ये पॉस्टुलेट लिख रहा हूं मैं डाल्टन्स के, कि इन्होंने क्या बोला था? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हर मैटर के पास एक ऐसा पार्ट होता है उसमें जो कि डिवाइड नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन एटम कैन बी डिवाइडेड, इसलिए ये गलत हो गया। तो दूसरा इन्होंने बोला था कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक जैसे एटम का जो प्रॉपर्टीज होता है सेम होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कहीं से भी उठाइए, उसका मास एक होगा, मास क्या होगा? एक होगा, 1 होगा, और एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और उसके प्रॉपर्टीज कहीं के भी हाइड्रोजन हो सेम होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का कुछ और मास होगा और हीलियम का कुछ और होगा, डिफर इन मास। तो ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमें पता था, क्लास 9 पे पढ़े थे। और इन्होंने ये भी बोला था कंपाउंड तब बनता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो उसके लिए एक पॉइंट लिखा था इन्होंने, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ
different element, when atoms of different elements combine in a fixed ratio, combine in a fixed रेशियो, जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में तो उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड. इससे लिख लीजिए. Sir, written. आवाज. हाँ सर, हो गया 2 मिनट. हो गया ना? हाँ, लास्ट थोड़ा. ओके ओके, करिए लिखिए. हाँ, हो गया सर. चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है. एटॉमिक मास की बात होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. एटॉमिक मास, देखिए जैसे उस टाइम पे एटॉमिक मास मेजरमेंट करने गए तो उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था कि एक एक एटम को क्या करें हम मेजर कर पाए. तो वहाँ पे हमने रेफरेंस एलिमेंट लेना चूज करना शुरू किया. ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया, लेकिन देखा गया कि हाइड्रोजन हर किसी के साथ फिट नहीं हो रहा. तो उस टाइम पे जिस रेफरेंस एलिमेंट को लिया गया था वो था आपका कार्बन 12. इस कार्बन 12 भी क्यों लिखते हैं? क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं. ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? C12, C13, C14. ये आइसोटॉप्स पता है ना क्या होता है? ये क्या होता है आपका? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको कहते हैं हम लोग आइसोटॉप्स. तो देखा गया कि नेचर में कार्बन 12 भी मिल रहा है, कार्बन 13 भी मिल रहा है और कार्बन 14 भी मिल रहा है. ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सपोज ये कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A और यहाँ Z लिखते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ Z लिख देते हैं. A जो होता है आपका मास नंबर यानी एटॉमिक मास शो करता है. ठीक है, और Z यानी ये क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर शो करता है. तो यहाँ पे देखा गया कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ये 6, 6, 6. देखिए तीनों में आपका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है. और तीनों में मास नंबर क्या है? डिफरेंट है. तो इन्हें कहते हैं हम लोग आइसोटॉप्स. तो यहाँ पे जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया वो कौन सा लिया गया? C12. और इन तीनों आइसोटॉप्स में नेचर में जो अबंडेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जिस्ट जो करता है कार्बन 12 करता है, फिर कार्बन 13, उसके बाद कार्बन 14 आता है. ठीक है, और बात ये होती है कि एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस एलिमेंट इनमें से कौन लिया गया था? तो C12 लिया गया था. क्या लिया गया था? C12. पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं एटॉमिक मास को डिफाइन करता हूँ कि कैसे लिया गया था और क्या हुआ था. हाँ, हो गया सर. हो गया. चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट is defined as a mass exactly equal to
1/12 1 एक मिनट of the mass of one carbon 12 एटम। ये जो एटॉमिक मास यूनिट लिखा हूं ये एक एटम के मेजरमेंट करने का मास होता है, ठीक है। ये यूनिट होता है, एएमयू के नाम से जाना जाता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू देखा गया कितना होता है, 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम होता है, इतना ग्राम होता है। और हाइड्रोजन के एक एटम के मास की जब बात करेंगे हम लोग, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.67। ये होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस 1 AMU इक्वल्स टू ध्यान में रखना है, ये वाला ये पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 1.67 इंटू 10 raised to the power -23 ग्राम। अब इसको AMU में कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ AMU इज इक्वल टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10 raised to the power -24, उसमें भी, और 1.66 इंटू 10 raised to the power -24। यहाँ पे गलती से मैंने 23 लिख दिया है, इसको 24 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आता है 1.008 AMU, जिसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1.1 AMU कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एटम होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उन वो काफी छोटे होते हैं, जिसके वजह से उसका मास जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास देखा गया तो हाइड्रोजन का मास कितना आया आपका, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास, जिसका वैल्यू होता है आपका 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना कम है, ठीक है। वैसे ही आपका हीलियम का मास जो देखेंगे हम लोग, हीलियम का मास क्या होगा, 4 AMU होता है कि नहीं। हीलियम का मास कितना होता है, आप लोगों को पता है, हीलियम का मास 4 होता है, ये पता है कि नहीं, फवाज, इफ्रा? फवाज, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ये हीलियम, हीलियम का मास पता है कि नहीं आप हाँ लोगों को, हाँ सर। इफ्रा? Yes, sir. हाँ, तो देखिए यहाँ पे फर्क क्या होता है। देखिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हीलियम का मास आप लोगों ने ग्राम में ले लिया है, 4 ग्राम ले लिया, और हीलियम का मास अभी मैं लिखवा रहा हूँ 4 AMU। ये दोनों चीज सेम है, एक तरीके से देखें तो मैग्नीट्यूड इसका सेम है, लेकिन ये ग्राम और AMU बहुत कुछ चेंज कर देता है। ग्राम का मतलब मैं फिलहाल बता देता हूँ, ग्राम का मतलब ये है कि 1 मोल हीलियम एटम की बात कर रहा है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है पता है ना आप लोगों को, 1 मोल इक्वल्स टू, आप लोगों को पता होना चाहिए, 6.03 into 6.023 इंटू 10 to 10 the raised power to the 20. power 23। इतने एटम जब ग्राम में लेते हैं हम लोग, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है 4 ग्राम की 1 मोल ऑफ हीलियम एटम की बात हो रही है, और AMU ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 एटम ऑफ हीलियम की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 1 एटम ऑफ हीलियम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक सिंगल एटम का मास जो है इतना है। अगर देखा जाए यहाँ पे 4 AMU का, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो मास है आपका वो सिंगल एटम ऑफ हीलियम का है। अगर इसी को मैं 4 ग्राम लिखता हूं तो ये 1 मोल ऑफ हीलियम एटम का है। कितने का है, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम का। अब ये दोनों बराबर कैसे आ गया सर, 4 AMU और 4 ग्राम? तो ये आगे पढ़ेंगे तो अभी पता चलेगा कि 4 AMU और 4 ग्राम इक्वल कैसे आते हैं। क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। तो सबसे पहले इसे लिखिए, और इसमें कुछ भी डाउट हो आप पूछते चलिए। अगर नहीं समझ में आया है दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत आसान है, ये हो जाएगा।
Sir, done. आवाज हाँ हो गया सर। चलो, इन टर्म्स ऑफ एमयू लिख लीजिए। इन टर्म्स ऑफ एमयू हाइड्रोजन का जो मास होता है इतना होता है, 1 एमयू होता है। हो गया आप लोगों का? Yes, sir. आवाज हाँ हो गया सर, ओके। चलो इधर देखिए, तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन लिखता हूँ, ठीक है, तो दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन को दो तरीके से लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ इन एएमयू और इन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इन एएमयू की बात हो रही है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताइए जरा, आप लोगों को याद है या नहीं? ऑक्सीजन का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है फवाज, इफ्रा? So 16. 16। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एएमयू ये कितना होगा? 16 एएमयू हो जाएगा, क्लियर है। और इन टर्म्स ऑफ ग्राम करने जाऊंगा मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम, क्लियर है? हाँ सर। अरे Yes, sir. हाँ, देखिए, तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये ग्राम में इसने एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे खुद ही देखिए आप कि यहाँ पे देखा गया कि 16 अपॉन, इससे पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ एक नंबर होता है 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। आप लोग खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेटर हो तो 1/6.022 डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 16/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताइए। क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 के बराबर है। तो 1.66 के जगह 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Fix up. और ये क्या लिख रहा हूं मैं? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास लिख रहा हूं मैं, क्लियर है? Yes, sir. इसे लिखिए और दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगा, ठीक है, जिसमें एएमयू में लिखना है आपको और फिर ग्राम में भी लिखना है, और ग्राम को इस टर्म में भी लिखना है आपको और इसके टर्म में भी लिखना है, बहुत आसान है। सर ये कैसे आया ये 16/6.022 इंटू? बिल्कुल सही ओके। क्वेश्चन। आपको मैंने क्या बोला कि ये नंबर 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ये समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब यहाँ खुद ही देखिए, इस नंबर को देखिए, ये नंबर क्या कहता है? 16, वेट अ मिनट, ये क्या कहता है नंबर? जब 16 एमयू को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो ये 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 आएगा, सॉरी -24 ग्राम आएगा। फवाज, हाँ सर। अब यहाँ पे खुद ही देखिए आप, ये 16 और 1.66 के जगह 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। हाँ सर। हाँ अब ये 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 16/6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। आ गया समझ? हाँ सर। लिखिए।
हो गया? Yes, sir. हाँ हो गया सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको सल्फर दे देता हूँ तो इसको जरा इन टर्म्स ऑफ एमयू लिखिए और इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखिए। दोनों पॉइंट लिखिएगा, एक बार 1.66 वाला और एक बार ये वाला, जैसे मैंने लिखा है, एक ये वाला और एक ये वाला। बहुत आसान। हो जाएगा या बताऊं? हो जाएगा सर शायद। वेरी गुड। आंसर हाँ बताइए सीधे। इसमें हाँ 1 और इसमें 2। सर ये 32 AMU होगा इसका। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाँ 32 एमयू। और ये क्या हो और जाएगा ये इसको ग्राम में? into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। और इन टर्म्स ऑफ 6.0 वाला क्या हो जाएगा? 32/6.022 into 10 raised to the power 23। यही होगा ना? हाँ Yes, सर। sir. और ये सब किसका मास है? मास ऑफ 1 सल्फर एटम। यही है ना? हाँ सर। Yes, तो sir. आप खुद ही देखिए यहाँ पे मास ऑफ 1 सल्फर एटम जब आप लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना आया? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन पहले ले लेते हैं। 1 ऑक्सीजन ओ एटम कितना आया था भाई? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। आप लोग खुद ही देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 6.022 into 10 raised to the power 23 लिख सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है? या फिर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपका मन हो तो ऐसे लिख लीजिए 16 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। आपका मर्जी है, ऐसे लिख लीजिए, दोनों बराबर होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालूंगा तो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 into 10 raised to the power 23 होता है कि नहीं? तो 1 मोल का जब निकालेंगे तो 16/6.022 into 10 raised to the power 23 ये एक एटम का है। तो 1 मोल एटम का क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 raised to the power 23, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल होगा और ये ग्राम में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 ग्राम होगा कि नहीं? Yes, sir. ये डिफरेंस समझ में आया? 16 एमयू और 16 ग्राम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट एमयू एक एटम को रिप्रेजेंट करता है और ग्राम 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रूफ हो गया आप लोगों को कि 1 मोल ऑफ ग्राम में जो भी होता है वो 1 मोल की बात हो रही है, और एमयू में जो भी होता है आपका वो कितने की बात हो रही है? एक एटम की बात हो रही है। फवाज? हाँ सर। हाँ बोलिए। अभी ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैसे हो रहा है? हाँ, वो अगर 6.022। सुनिए सुनिए, एक पेन का, हाँ ठीक है, जैसे सपोज एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, तो 100 नोटबुक का प्राइस कितना होगा? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया होगा। 1000 हो जाएगा ना? एक नोटबुक का 10 है तो 100 नोटबुक का कितना होगा? 1000 अरे होगा? हाँ 1000। 1000 होगा। तो वैसे ही 1000 नोटबुक का कितना मल्टीप्लाई करते हैं ना बेसिकली। अगर हाँ एक का हाँ पता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना है? इतना ग्राम है। 1 एटम का
तो 2 एटम का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एटम का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल एटम का कितना होगा, तो 1 मोल में देख लेंगे कितना एटम है भाई, इतना एटम से तो इतने से मल्टीप्लाई हाँ कर दिया, यूनिटरी मेथड। अच्छा लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. फवाज, हाँ हो गया सर। ऐसे ही आप लोग देखिए, ऑक्सीजन का कर दिया मैंने। अगर सल्फर का देखते तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर में 32 AMU होता है। ठीक है, ये एमयू क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 एटम। तो इसको हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। तो ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ -24 ग्राम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 32/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मोल एटम का निकालते हैं। 1 मोल एटम ऑफ सल्फर का निकालेंगे तो ये एक एटम का मास है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 मोल का मतलब कितना होता है, इतना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों कैंसिल हुआ, फर्क ये है कि ये 32 ग्राम आ गया। तो आप खुद ही देखिए कि एमयू में भी 32 है और ग्राम में भी 32 है। फर्क इतना है कि ये 1 एटम ऑफ सल्फर है और ये क्या है, 1 मोल एटम ऑफ सल्फर है। क्लियर है, तो ये एक एग्जांपल लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। Sir, done. डन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन है अपने पास, फवाज हो गया आपका। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। (52 MU ऑफ हीलियम). दूसरा आ जाएगा अपने पास 96 MU ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा आ जाएगा 96 MU ऑफ फोर्थ। फोर्थ आ जाएगा अपने पास 49 MU ऑफ H2SO। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा।
इफ्रा, हो रहा है सवाल? Yes, sir. फवाज, आपसे हो रहा है? हाँ सर, कर रहा हूँ। ओके। पहले वाले का आंसर बताइए जरा। Sir, सर 13 atoms. 13 एटम्स। आपका फवाज? सर 13 आया है? नहीं 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 सर। देखिए यहाँ पे हीलियम, फवाज हीलियम में, ठीक है, 4 AMU में 1 हीलियम एटम होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ सर। तो 1 हाँ AMU में कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो 13 AMU में हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, सॉरी 52 AMU में निकालना है हमें। ठीक है, कितने में निकालना है? 52 AMU में। तो 52 AMU 1/4 इंटू 52 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 एटम्स हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ऐसे ही ये 96 वाला बताइए इफ्रा। इफ्रा, Yes, sir. 96 AMU वाला बताइए। Sir, 6 atoms. 6 एटम, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन में हमें पता है 16 AMU में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये 1 AMU में कितना हो जाएगा? 1/16 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हमें 96 AMU में निकालना है फवाज। तो 1/16 इंटू 96, ठीक है, विच मीन्स 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा फवाज। फवाज प्लीज स्पीक अप। हाँ सर सर। ये थर्ड वाला बताइए इफ्रा। Sir, 3 atoms. 3 एटम्स, बिल्कुल गलत जवाब। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, फवाज उसके बाद लिख लीजिएगा। 96 हाँ सर। AMU ऑफ O2 है। 96 AMU ऑफ O2 है।
ये जो O2 है ये एटम है क्या? क्या है ये? Sir, मॉलिक्यूल है। molecule. मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पे O2 की जब बात करेंगे तो 32 AMU में 1 मॉलिक्यूल ऑफ O है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं? Yes, तो sir. यहाँ पे 1 AMU में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको देख लेंगे। 1/32 होगा कि नहीं मोल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। Yes, तो sir. यहाँ पे 96 AMU में आप खुद ही देखिए 1/32 इंटू 96 विच मीन्स कितना हो जाएगा? 3 Six. मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ Molecule. ऑक्सीजन। देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आया है अपने पास, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम होता है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? Two. 2 है। तो 3 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 3 इंटू 2 6 एटम्स होंगे कि नहीं? Yes, sir. आवाज ध्यान दीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 6 एटम्स होंगे कि नहीं? हाँ सर होंगे। वेरी गुड। तो इससे पहले लिख लीजिए आप फवाज, और ये हो गया ठीक हो है तो नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा, वो भी लिख लीजिएगा। इफ्रा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। Yes, sir. Fine. हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? फवाज आपके लिए रुका हूँ इस स्लाइड पे, हाँ हाँ सर ये लिख लिया मैंने। तो आप बता दिए अगर ये जब भी हो जाए प्लीज। जी सर। इफ्रा H2SO4 वाला आ गया आंसर? No, sir. ये लिख लीजिए, फिर मैं H2SO4 वाला बताता हूँ। H2SO4 को भी मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करिए, और H2SO4 का निकाल सकते हैं ना। जैसे इफ्रा यहाँ देखिए O2 का 32 कैसे हुआ? एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, ऐसे Yes, ही sir. एक हाइड्रोजन का 1, अब दो हाइड्रोजन है 2 से Two. मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना होता 32. है? 32। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, एक 64. ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड करिएगा कितना आएगा? Sir, 698. 98 AMU आएगा। Yes, sir. चलिए, तो अब मॉलिक्यूल निकाल लीजिए आप इसका।
जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल मैंने निकाला है, कितना मॉलिक्यूल आ रहा है? बताइए मॉलिक्यूल कितना आया? स्लाइड चेंज करूं? हाँ सर। इधर देखिए, H2SO4 में फवाज, ये समझ में आया आपको 98 AMU कैसे आया या सर नहीं? 2 मॉलिक्यूल आ रहा है हमारा। नहीं आएगा, हाँ 2 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 98 AMU में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है फवाज। तो 1 AMU में निकाल लेंगे हम लोग, कितना होगा? 1/98 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा। तो यहाँ पे हमें 49 AMU में निकालना है। तो 49 AMU इज इक्वल टू 1/2 आएगा ना इफ्रा? यस सर। तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये कितना आया? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आया, हाफ मॉलिक्यूल। अब इसमें काउंट करिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 + 1 और फिर प्लस में क्या आ जाएगा? 4। एक मॉलिक्यूल में 7 है कि नहीं इफ्रा? यस सर फवाद, 7। एक मॉलिक्यूल हाँ में सर। 7 एटम्स है, तो यस हाफ सर। मॉलिक्यूल में कितना होगा? 7/2 होगा कि नहीं? यस सर एक मॉलिक्यूल में 3.5। 7 है, तो हाफ मॉलिक्यूल में 7/2 होगा। यहाँ पे सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हाफ मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होगा कि नहीं यस सर। फवाज? सर अगर 4 एटम्स का हाफ होगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे 7 का 7/2 कैसे आ गया? 4 का 2 हुआ, यानी 4 से 2, तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। तो 7 का हाँ हाफ करेंगे तो 7/2 हो जाएगा फवाज। हाँ समझ में आया? हाँ। इसे लिखिए जरा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ये यस सर। फवाज? हाँ सर हो गया। अब यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 5th क्वेश्चन है 126 AMU ऑफ HNO3। इसमें नंबर ऑफ एटम्स तो बताना ही है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स भी बताना है। ये क्वेश्चन कराऊं एक, या कर लेंगे आप लोग अभी के अभी? इफ्रा हो जाएगा? फवाज आपसे यस भी हो सर। जाएगा? चलिए।
बताऊं मैं या हो गया? इफ्रा, सर हमारा आंसर आ रहा है 10 एटम्स। 10 एटम्स, टोटल 10 एटम्स, और इन सब का? सर इन सब का भी करें, टोटल 10 आ चलिए फवाज आपका? सर मैं करा था अभी। अच्छा करिए, जल्दी करिए, हाँ इतना टाइम लग रहा है। HNO3 का हाँ सबसे पहले ये निकाल लीजिए आप, कितना आएगा? सर 63 आ 63। जाएगा। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 63 AMU में 1 मॉलिक्यूल किसका है? HNO3 का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। तो 1 AMU में निकाल लेंगे हम लोग, तो वही हो जाएगा 1/63 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। देन 126 AMU में निकालेंगे हम लोग, तो 1/63 इंटू 126, जो कि कितना आ जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। अब जब 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 5 एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल निकालेंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 5 है, तो 2 मॉलिक्यूल है अपने पास, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एक 6। मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएंगे? 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। बस खत्म, आसान है। यस सर। फवाज लिख लिया आपने? हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे मोल की बात करेंगे हम लोग, मोल कैसे निकालते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, AMU का मतलब 1 एटम की बात होती है, और ग्राम का मतलब किसकी बात होती है? 1 मोल एटम की बात होती है, विच मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात होती है। क्लियर है? हाँ सर। यस चलिए सर। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मोल। मोल होता क्या है? ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी आप लोगों ने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल देखा होगा, लेंथ मास टाइम के साथ देखा था आप लोगों ने फिजिक्स में। यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब मोल की बात होती है तो इससे पहले हम लोग डजन समझेंगे। व्हाट इज डजन? तो आपको पता है 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है? सर 12। फवाज? हाँ 12 होता है सर। 12 होता है। तो कभी भी आपको ऐसा दे कि अपने पास 5 डजन पेन्स है, 5 डजन पेन, कितना हो गया आपका? कितने पेन हो गए? 12 इंटू 5 करके कितना निकालते हैं हम लोग? 60 पेन्स निकालेंगे कि नहीं? यस सर। अगर अपने को दे दिया 96 पेंसिल्स है अपने पास, तो कितना डजन होगा? 96 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, तो कितना आएगा आंसर? 8 डजन आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो जस्ट लाइक दिस, ऐसा ही है आपका मोल। बस फर्क कितना है, देखिए फर्क कितना है कि मोल जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, आपको पता है, सॉरी, एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, स्पीसीज, आयंस, कैटायंस, अनायंस, जितने भी हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें यूज करते हैं हम लोग क्या? मोल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे नंबर बताता है 1 डजन इक्वल्स टू 12, या फिर दे दिया 5 डजन तो भी निकाल सकते हैं आप, या फिर दे दिया आपको 112 पेन्स या फिर पेंसिल या बोतल, तो कितना डजन है आप इजीली निकाल सकते हैं। वैसे ही जब एटम्स की बात होती है, मॉलिक्यूल्स की बात होती है, आयंस की बात होती है, तो हम क्या करते हैं? मोल की बात करते हैं। अब चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले होते हैं मोल के। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, तो उसी हिसाब से मोल का भी कंट्रीब्यूशन हो गया, मोल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बेसिकली मोल हम 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है
गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगेड्रो नंबर। पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। और फिर थर्ड फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, और बहुत सारे बुक में 22.7 लीटर भी दिया रहता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये 3 फॉर्मूला है, और इन 3 फॉर्मूला से पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको कि नंबर ऑफ डजन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी पार्टिकल हो उसको किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं कि नहीं। अगर हमें निकालना हो कि कितना डजन्स है, तो जितना नंबर दे रखा हो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना नंबर ऑफ डजन्स निकल जाएगा कि नहीं। हाँ सर। मिश्रा, Yes, sir. हाँ वेरी गुड, ठीक है। 12 से डिवाइड करते हैं, Yes, क्यों sir. करते हैं, क्योंकि 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है कि नहीं, तभी तो डिवाइड करते हैं 12 हाँ से, Yes, sir. होता है। ठीक है। जस्ट लाइक दैट, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डजन्स निकालने के लिए हमने 12 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होगा कि नहीं, तभी तो डिवाइड कर रहे हैं। Yes, sir. यहाँ पे यहाँ पे तो पता ही है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर, विच मीन्स 6.022 इंटू 10⁻⁻23 होता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल के बराबर होगा, तभी तो डिवाइड कर रहे हैं। और 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोला अभी, कि नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है, विच मीन्स कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होता है। Number of moles is equal to given number of particle upon Avogadro number, which means 1 mole is equal to this होता है। Number of moles is equal to given volume upon 22.4 liter, which means 1 mole is equal to 22.4 liter होता है। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चलिए इसे लिखिए पहले। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर मास गिवन है तो मोलर मास निकाल के डिवाइड करेंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर विच मीन 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे, अगर नंबर वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो उसको लीटर में कर लीजिए, या फिर 22.4 लीटर को ml में करके डिवाइड करिए। हाँ हो गया सर। इफ्रा, Sir, done. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आएगी, देखिए एवोगैड्रो नंबर तो बताने की जरूरत नहीं है, ये पता है हमें ये होता है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। जब भी वॉल्यूम होगा इसको और इससे डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से डिवाइड करना है। अब मोलर मास क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जब मोल निकालते हैं बेसिकली, तो हम ग्राम में वेट को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, H2 की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोलर मास, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल एटॉमिक मासेज के सम को हम लोग मोलर मास कहते हैं। जस्ट सपोज अपने को दे दिया HNO3, पूछेगा इसका मोलर मास क्या है, मोलर मास, ठीक है, मोल का मास पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम। तो 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63 ग्राम। यानी मोलर मास जो होगा आपका, मोलर मास वो क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ
individual atomic mass. Sum of individual atomic mass is called molar mass. Clear है? समझ में आया? Yes, sir. अब देख, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, पहले देख लीजिए आप लोग, उसके बाद करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स की जब बात होती है तो अपने पास क्या आ जाता है, ए। ठीक है, जस्ट सपोज अपने को दे रखा है 50 ग्राम CaCO3, बी दे रखा है जस्ट सपोज 11.2 लीटर ऑफ HCl, और डी सी दे रखा है जस्ट सपोज 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ कुछ भी, पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, H प्लस ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकालना है CaCO3 का, जरा ध्यान दीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास जो होता है 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है, इनको सॉल्व करिएगा कितना आएगा 100 ग्राम आता है। मोल जब भी निकालना हो आप ग्राम में लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया, हाफ मोल आ गया। कितना आ गया, हाफ मोल। यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 11.2, डिवाइड किससे करना है 22.4 से डिवाइड करना है, कितना मोल आ गया, हाफ मोल आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे देख सकते हैं 23 है, ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 23 है, ऊपर जाके कितना है, और ये 24, तो 10 बचेगा, यानी 20 मोल्स हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये और आसान। क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिखिए इसे। Sir, done. फवाज, फवाज आपका हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल गया आपको।
हो गया इफ्रा? Sir, doing on D option. ओके, सर फर्स्ट वाले का 10⁻23 आएगा क्या? फर्स्ट वाले का 10⁻23 फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 into 10 raised to the power 23 divided by 6.022 into 10 raised to the power 23. ये दोनों कैंसिल, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो बचा क्या 1/2 मोल्स आएगा ना? Sir, done but having confusion in part. क्या इफ्रा? Sir, हो गया but B part में confusion है. अच्छा, ये क्या है 15 इलेक्ट्रॉन्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना? Yes, sir. 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला लगा देंगे 15/6.022 into 10 raised to the power 23. हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे, इतना मोल्स आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा मोल्स, मतलब पावर 0.000 बहुत सारा आएगा। उसके बाद ये समझ में आया 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फवाद नंबर, इसका कितना आंसर आया? Sir, 1/20 moles. 0.05 moles. फवाद आपसे नहीं हो रहा है क्या?
सर हमारा सी नहीं का हो, 0.05। वेरी गुड। यहाँ पे 1 मिनट रुक। फवाज क्या कह रहे हैं आप? नहीं हो रहा है सर, हो रहा है, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है। 3 फॉर्मूला है। मास गिवन हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालने आना चाहिए। अगर यहाँ मोलर मास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नहीं सही, अभी इस समझ डेसिमल गया मैं। इस डेसिमल को हटाएंगे 10 आएगा नीचे। ये कितना आ गया? 1/20 मोल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 11,200 ml है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन मास किसमें दे रखा है, गिवन वॉल्यूम 11,200 ml, 22.4 लीटर में लिखा था। तो इसको ml में चेंज कर लीजिए। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। और उसके बाद ये सॉल्व कर सकते हैं। सर हमारा हाफ मोल्स आ रहा है आंसर। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देख लीजिए 11,200 और एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 22400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 मोल्स आ जाएगा। आंसर लास्ट वाले का 1 मोल। 1 आ रहा है। गिवन गिवन वॉल्यूम कितना है? 22,400 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर होता है। 1000 से डिवाइड कर दीजिए। एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 224 से 224 चला गया, 1 मोल आ गया। किसी को दिक्कत? नो सर। फवाज सर ये मोलर मास कैसे आ रहा है? मोलर मास सब जल्दी। देखिए मोलर मास में क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक मासेज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 लिखा। ठीक है, हाइड्रोजन का हाँ, मास खुद बताइएगा। फवाज हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 1। 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 2 हो प्लस जाएगा। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32। 32। एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का हाँ, कितना होता है? ऑक्सीजन का 16। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 1 इंटू 2 2, 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 4 64। अब देख लीजिए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 98 ग्राम आ गया। हाँ हाँ अगर सर, मान हाँ लीजिए CaCO3 गिवन होता, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, कार्बन का मास कितना होता है? 12। ये एक एक है तो एक से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन का मास हाँ 16 और 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 कितना होता है? 60। तो इसमें डाल दीजिए 60 प्लस 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। आ गया कि नहीं? हाँ सर, आसान है। हाँ हाँ सर। तो ऐसे मोलर मास निकलता है अपना। अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। देखिए फॉर्मूला मास बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। नाम नाम जो है किसके लिए? फॉर आयनिक कंपाउंड, या फिर फॉर कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए टर्म बस यूज होता है फॉर्मूला मास। काम यही वाला होता है, मोलर मास वाला। जैसे मान लीजिए NaCl जो होता है वो 3D में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे 58.5। ये फॉर्मूला मास नाम का है, लेकिन इसका जो तरीका होता है वो वही होता है जो मोलर मास में होता है। इसे लिख लीजिए। सर डन। डन। फवाज हाँ हो गया सर। चलिए, तो सवाल यहाँ पे ये है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? C6H12
O6. So 190. 190 या 180? So 180. 180, वेरी गुड। तो देख लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, एक का मास 12 होता है फवाद, 12 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, 6 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 होता है। तो 12 6 जा 72 प्लस 12 और 16 6 जा 96, तो 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 9 1 10 10 और 7 17 और एक इधर से बचा था 80, तो 180 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। चलिए, आज के लेक्चर में कोई डाउट? No, sir. नहीं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ पिछले लेक्चर में डाउट तो नहीं है ना? No, sir. चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग एक काम करिएगा, ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है, मॉलिक्यूलर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसके बाद वाले टॉपिक्स बहुत आसान होंगे। आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ के आइएगा, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इट्स कैलकुलेशन, उसके हाँ ये दो, और इसके साथ एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, टॉपिक छोटा सा, इसे पढ़ के आएंगे आप लोग। अगर ये तीनों सही से हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ओके, थैंक यू।